नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमने पढ़ा था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सौर मंडल और ग्रह और उनकी गतियां। अब हम पढ़ेंगे कि जिस ग्रह पे हम रहते हैं उस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा है जिस किस ग्रह पे रहते हैं हम, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ जिसे कहते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, और ये सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है, तीसरा। मैंने कोड बताया था ग्रहों का सूर्य की दूरी क्रम में बीएसपी में बसी अरुण वर्ग, बीएसपी, पी से पृथ्वी, तो कौन सा है, थर्ड है। और आकार में बात करूं मैं, टोटल जो 8 ग्रह है उससे आकार में बात करूं तो कौन सा है, पांचवा बड़ा। सूर्य से दूरी में तीसरा है, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह। अब मैं करूं पृथ्वी की जो क्षेत्रफल की बात करूं, जो हमारे ग्रह, जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, तो आ जाए 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब 510 वर्ग किलोमीटर में दो प्रकार का है, एक है जलीय भाग और दूसरा है थलीय भाग या स्थलीय भाग। अब मैं बात करूं जलीय भाग की, जलीय भाग कितना है और स्थलीय भाग कितना। जो हमारा जलीय भाग है हमारा पृथ्वी का, वो 361 वर्ग मिलियन 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है, 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और स्थलीय भाग की बात करूं तो 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है, 149 वर्ग किलोमीटर। हमारा जो टोटल जल है पृथ्वी पर, जल ये कितना है, जल हमारा है कितना है, 70.79%। कुल भूभाग का कितना प्रतिशत जल है, 70.79। और पीछे क्या बच गया, स्थल कितना है, 29 पीछे कितने बचा, 29.21%। कितना है, 29.21% हमारा स्थल है और 70.79% हमारा क्या है, जल है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब मैं पृथ्वी की बात करूं, अब जो हमारी जो ये पृथ्वी है, इस प्रकार की पृथ्वी। अब पृथ्वी का क्षेत्रफल मैंने बताया था 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब पृथ्वी की है परिधि की बात करूं मैं, परिधि और पृथ्वी का व्यास। परिधि की बात करूं तो परिधि दो प्रकार की, एक तो ध्रुवों पर और दूसरी विषुवत रेखा पर। अब ध्रुवों पर परिधि है वो अलग है और विषुवत रेखा पर अलग है। ध्रुवों पर परिधि कितनी है, 40,000 किलोमीटर। कितनी है, 40,000 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर कितनी है, 40,075 किलोमीटर। कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ये हमारी विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा है। और ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी ध्रुवों पर चिपकी हुई है, इसीलिए देखो परिधि भी इसकी क्या है, कम है। अब मैं इसकी पृथ्वी की व्यास की बात करूं तो ध्रुवों पर कितना है, ध्रुवों पर है 12,714 किलोमीटर। कितनी है, 12,714। और विषुवत रेखा पर कितनी है, 12,756। कितना है, 12,756 किलोमीटर। तो हमारी ये पृथ्वी का व्यास क्या होता है, ये पूरा व्यास है। और परिधि यानी इसके चारों ओर घेरा, यहां से दोनों तरफ से क्या है, चिपकी हुई। अब पृथ्वी की मैं करूं आकृति की बात करूं, आकृति कैसी है, तो मैंने पहले भी मैं एक कक्षा में आपको देशांतर में वहां बताया था कि आकृति कैसी है, लब्धवक्ष गोलाभ किसने बताया था, गणितज्ञों ने बताया था। गणितज्ञों ने बताया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, लब्धवक्ष गोलाभ है। लेकिन जियोड किसने बताया था, जियोड बताया था हर्शेल ने इसे क्या बताया, हर्शेल ने इसे
पूरा नाम था जॉर्ज हॉर्सेल। जॉर्ज हॉर्सेल, जॉर्ज हॉर्सेल ने इसे क्या बताया? जियोड बताया। यानी जियोड ऐसे भूगोल की भाषा में, वैसे इसको किसी ने इसको नारंगी, और इसके अलावा क्या बताया? नारंगी के समान। नारंगी के समान किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और गेंद के समान किसने बताया था? मैं पहले बता चुका हूं, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने किसके समान बताया? गेंद के समान बताया। और जियोड किसने बताया था? जॉर्ज हॉर्सल ने बताया था। लद्वक्स गोलाब किसने बताया था? गणितज्ञों ने बताया था। तो ये हमारी पृथ्वी की है आकृति। अब पृथ्वी हमारी क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, ऐसे। ये हमारी पृथ्वी की धुरी है। क्या ये धुरी? धुरी पर क्या है? धुरी पर झुकी हुई है, धुरी पर झुकी। अब कितनी झुकी है? देखो कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। किस तरफ झुकी है? पूर्व की ओर, पूर्वी की ओर। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। किस तरफ? पूर्व की ओर। तो ये हमारी पृथ्वी की थी परिधि, जो विषुवत रेखा और भूमध्य विषुवत रेखा और ध्रुव पर अलग अलग थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हुई है? झुकी हुई। क्या है? झुकी हुई। अब पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। ठीक है, कितने प्रकार की? दो प्रकार की, परिभ्रमण और परिक्रमण। इसके बारे में आपको पहले आगे बताऊंगा। अब जो हमारी पृथ्वी की जो आयु है, हमारी पृथ्वी की जो एज है, आयु है, कितनी बताई है? 4.5 अरब वर्ष बताई गई है। भूगोल में तो नहीं, पृथ्वी की जो आयु निर्धारित की है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष है इसकी। अब इसमें क्या है? अब ये पृथ्वी जो हमारी, इसका घनत्व, हमने जितने भी ग्रह पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि सर्वाधिक घनत्व सर्वाधिक किसका बताएगा? पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.517। आगे क्या है? 517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व कितना है? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना है? 5.882 इंटू 10 की पावर 24 केजी। कितना है? 5.882 इंटू 10 की पावर 24 केजी इसका क्या है? द्रव्यमान है। अब है पृथ्वी का भार की बात करूं तो कितना है? भार है 6700 खरब टन। कितना भार? 6700 खरब टन पृथ्वी का भार है। आयु कितनी बताइए पृथ्वी की? 4.5 अरब वर्ष। घनत्व कितना बताया? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। द्रव्यमान कितना बताया? 5.882 इंटू 10 की पावर 24 केजी। और भार कितना बताया? 6700 खरब टन। तो ये हमारे पृथ्वी के बारे में थे। अब हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस के रूप में पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये पृथ्वी दिवस कब से शुरू हुआ? 22 अप्रैल से कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1970 में। कब शुरू हुआ? 1970 में शुरू हुआ था। और मनाने वाले जो देश है, वर्तमान में इसको मनाने वाले देश है कितने? 192। जो यूएनओ के लगभग सदस्य हैं, वो सारे सभी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्या होता है कि कौन से देश यूएनओ के सदस्य? अब इस यूएनओ ने सदस्य देश है, जो यूएनओ के सदस्य देश है वो इसमें शामिल है। अब यूएनओ ने क्या किया था कि यूएनओ ने क्या किया था? 22 अप्रैल 2009 को यूएनओ ने इसे विश्व अंतरराष्ट्रीय मातृत्व दिवस के पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया। यानी अप्रैल 2009
2009 में यूएनओ ने इस दिवस को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया। अब ये जो पृथ्वी दिवस जो मनाते हैं और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2019 में हमने पृथ्वी दिवस मनाया था 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी प्रोटेक्ट द स्पीशीज, यानी संततियों को बचाए, प्रोटेक्ट द स्पीशीज। ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? ये पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में प्रतिवर्ष मनाया जाता है और शुरू करने का सुझाव दिया था जेराल्ड नेल्सन, जो अमेरिका का था। इन्होंने कहा कि इस प्रकार क्यों न विश्व स्तर पर एक पहल की जाए, जिससे एक दिन के लिए हम इस पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, इसको एक दिन के लिए कम से कम सुरक्षा की बात की जाए, उसे सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि ये पृथ्वी हमें लंबे समय तक जीवन प्रदान करती रहे। और 2020 में जो गति करती है अपने एक्स पर ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इसका रंग कैसा नीला है। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलो। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक है दैनिक गति, एक है वार्षिक गति। दैनिक गति को कहते हैं हम परिघूर्णन गति, परिभ्रमण गति, रोटेशन। देखो भ्रमण हम डेली सुबह भ्रमण करना चाहिए, तो दैनिक से जोड़ लेना, भूलोगे नहीं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा होता है। वार्षिक गति को कहते हैं परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो दैनिक गति का समय कितना? वैसे तो हम कहते हैं 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड दैनिक गति का जो लगने वाला समय। और किस गति से घूमती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो ये हमारी दैनिक गति के चक्कर है। अब आता है आपका वार्षिक गति। वार्षिक गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। ये रोटेशन और ये रिवोल्यूशन। ठीक है, 365 दिन, वैसे तो हम कहते हैं 365 से 1/4, लेकिन 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट। और ये गति कैसे करती है? ये गति करती है 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, या आप कह सकते हो कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख और 7,160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या करती है? गति करती है। अब हमारे इस दैनिक और वार्षिक, जैसे देखो दिशाओं का भी है। लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ईशान्य दिशा कौन सी है, वायव्य दिशा कौन सी है। तो देखो ये तो उत्तर, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर से इधर किसकी तरफ? पश्चिम की ओर वायव्य है, और पूर्व की ओर कौन सी? ईशान। और दक्षिण के इधर क्लॉकवाइज चलेंगे अपन तो कौन सी आएगी? नेत्र हट के। और एंटी क्लॉक चलेंगे तो कौन सी आएगी? आग्नेय। तो इस प्रकार की हमारी 4 दिशाएं और हैं जो हमें उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा दैनिक गति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है और वार्षिक गति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जो हमारी पृथ्वी की दैनिक गति करती है या वार्षिक गति करती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव मैं आपसे बताऊं तो दिन रात का बनना। दैनिक गति से क्या है? पहला है दिन रात का बनना। दिन रात का बनना किससे होगा? दैनिक गति से होगा। फिर है मौसम का बदलना। जलवायु और मौसम में अंतर होता है। मौसम का बदलना, दिन में कभी क्या होता है? बादल छा जाते हैं, कभी तेज धूप है, कभी आंधी आ जाती है। तो मौसम का बदलना किस गति के कारण होता है? दैनिक गति के कारण होता है। फिर है दैनिक ज्वार, जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। तो पहले से ध्यान रखना, दैनिक जिसके आगे लगा कुछ भी पूछ ले तो दैनिक गति होगी, और वार्षिक लगा हुआ कुछ भी लाइन होगी वो कौन सी गति होगी? वार्षिक गति होगी। अब अगला क्या है? भूमध्य रेखा पर अधिक उभार। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी ये जो पृथ्वी है भूमध्य रेखा पर फैलाव ज्यादा ऐसे उभरी हुई है, तो किसके कारण होता है? दैनिक गति के कारण होता है। अब हवाओं और धाराओं की दिशाओं का बदलना। हवाओं व धाराओं की दिशाओं का बदलना किस गति के कारण होता है?
दैनिक गति के कारण होता है। अब है झुकाव, झुकाव सदैव एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। किस तरफ है? पूर्व की ओर है। और क्या होता है? केंद्र प्रसारी बल। इसके बाद में है आपका केंद्र प्रसारी बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कोई वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो वो भी अपनी किसकी ओर? पृथ्वी अपनी दैनिक गति के कारण है। और अगला कौन सा है? और है आपका ध्रुवों पर चपटापन। ध्रुवों पर चपटापन। तो ये हमारे सारे किस गति के कारण होते हैं? यहां से सवाल फिक्स से आता है, रीट में दोनों लेवल पे पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड तक पूछा जाता है। तो दिन रात का बदलना दैनिक गति, मौसम का बदलना दैनिक गति, दैनिक ज्वार किसके कारण? दैनिक गति के कारण। भूमध्य रेखा पर अधिक उभार किसके कारण? दैनिक गति के कारण। हवाओं में धाराओं की दिशाओं का बदलना किसके कारण? दैनिक गति के कारण। झुकाव सदैव एक ही दिशा में किसके कारण? दैनिक गति के कारण। केंद्र प्रसारी बल दैनिक गति का। ध्रुवों पर चपटापन किसके कारण? दैनिक गति के कारण। अब आ जाओ आप वार्षिक गति। वार्षिक गति की बात कर तो दिन रात का क्या होना? पहला ये दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन रात जो छोटा बड़ा होता है, सर्दियों में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। दूसरा क्या है? वर्ष का बदलना। वर्ष का जो बदलना है किसके कारण होता है? बदलना व अवधि का निर्धारण, दोनों एक कर लो। व अवधि का निर्धारण किसके कारण होता है? वार्षिक गति के कारण होता है। अगला है सूर्य की किरणों का सीधापन व तिरछापन। सूर्य की जो किरणें हैं, इनका जो सीधापन और तिरछापन किसके कारण होता है? वार्षिक गति के कारण होता है। फिर है ध्रुवों पर 6 माह दिन व रात का होना। ध्रुव हैं जो उन पर 6 महीने लगातार दिन होते हैं और 6 महीने लगातार रात होती है। वो किसके कारण होती है? वार्षिक गति के कारण होती है। फिर है नेक्स्ट है कारक व मकर रेखा का निर्धारण। कारक व मकर रेखा का निर्धारण। नेक्स्ट है धरातल पर ताप का वितरण। धरातल पर ताप का वितरण किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण होता है। नेक्स्ट है जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। क्या है? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण। तो ये सारे जो घटनाएं जो सारे हैं वो किसके कारण होता है? देखो, वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति के कारण क्या होता है? दिन रात का बनना क्या है? दैनिक, छोटा बड़ा, वार्षिक। वर्षा का बदलना व अवधि का निर्धारण किसके कारण? वार्षिक। सूर्य की किरणों का सीधापन व तिरछापन किसके कारण होता है? वार्षिक गति कारण। ध्रुवों पर 6 माह तक लगातार दिन और 6 माह तक लगातार रात किसके कारण होता है? वार्षिक गति कारण। करक व मकर रेखा का निर्धारण भी किस कारण होता है? वार्षिक गति कारण। धरातल ताप का वितरण, जो कहीं पर उष्ण कटिबंध है, कहीं शीत है, कहीं शीतोष्ण है, तो कौन सी गति है? वार्षिक गति। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, ताप वितरण के अनुसार हमारे जलवायु कटिबंधों का क्या होता है? निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो पृथ्वी की दोनों गतियां हैं, इस गतियों के कारण जो होने वाले परिवर्तन या प्रभाव है, जिसे हम कहते हैं दैनिक गति और वार्षिक गति। अब जो मैं आपको बताऊं, जो दिन रात की जो अवधि है, अवधि किस प्रकार छोटी बड़ी होती है। नेक्स्ट है आपकी दिन रात की अवधि। दिन रात की अवधि, हमारे दिन रात की जो अवधि बराबर नहीं होती है, अवधि बराबर नहीं होती है। बराबर नहीं होने का कारण क्या? बराबर नहीं होती।
दिन रात की अवधि बराबर नहीं होती। ठीक है, अब नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने का कारण क्या है? कारण एक है कि पृथ्वी का सदैव एक ही दिशा में झुका होना। कारण क्या है? एक कारण, प्रमुख कारण है पृथ्वी का सदैव एक ही दिशा में झुका होना। अब किस दिशा में झुकी हुई है पृथ्वी? किस दिशा में झुकी हुई है पृथ्वी? पृथ्वी हमारी एक ही दिशा पूर्व की ओर झुकी हुई है। किसकी ओर झुकी हुई है? ऐसे पूर्व की ओर झुकी हुई। कितने? 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी है। अब जिसके कारण, झुकी रहने के कारण ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा क्या है? सूर्य। सूर्य से क्या पड़ता है? प्रकाश। जो प्रकाश है दोनों ध्रुवों पर समान रूप से नहीं पहुंचने के कारण, समान भागों में नहीं बंटा होने के कारण ऋतुओं में और मौसम में क्या होता? परिवर्तन। झुका होने के कारण, झुका होना। अब इससे क्या होता? इससे आप लिखोगे, इससे लिखना, इसके कारण दोनों ध्रुवों पर प्रकाश वृत्त दो बराबर भागों में नहीं पहुंच पाता है या नहीं बढ़ता है, जिसके कारण ऋतुओं में असमान वितरण होता है। जिसके कारण ऋतुओं में क्या होता है? असमान वितरण होता है। तो ये हमारे दिन रात की अवधि का बराबर नहीं होना, कारण पृथ्वी द्वारा सदैव एक दिशा में झुका रहना, जिससे सूर्य का ताप बराबर भागों में नहीं, दोनों वृत्तों पर बराबर भागों में नहीं पहुंचता है, नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण दिन रात छोटे बड़े या दिन रात की अवधि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इक्विनोक्स किसे कहते हैं? विषुव किसे कहते हैं? विषुव का अर्थ होता है दिन रात का बराबर होना। दिन रात का बराबर होना क्या कहलाता? विषुव कहलाता है। और दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के विषुव होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है आपका बसंत विषुव और दूसरा आपका कौन सा है? शरद विषुव। अब बसंत विषुव कब होता है? कि बसंत विषुव की बात करूं तो बसंत विषुव का कारण क्या है? कारण है सूर्य की किरणों का विषुवत रेखा पर सीधा पड़ना। सूर्य की किरणों का विषुवत रेखा पर सीधा पड़ना। जब सूर्य की किरणें, ये जो हमारी पृथ्वी है ये विषुवत रेखा है और ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो कौन सा विषुव आता है? बसंत विषुव आता है। और इस दिन क्या होता है? दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है। और कौन सा दिन है ये कौन सा है? कब होता है ये आपका होता है 21 मार्च। कब होता है? 21 मार्च। अब देखो यहां से सवाल आता है कि बसंत विषुव किस दिन होता है? तो 21 मार्च। और इस दिन क्या होता है? सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। और विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने के कारण दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होता है साथियों? बराबर होता है। तो साथियों ध्यान रखना, 21 मार्च को कौन सा विषुव होता है? बसंत विषुव होता है। और विषुव का मतलब क्या होता है? दिन रात का बराबर होना। और 2 प्रकार के होते हैं, बसंत और शरद। अब है शरद विषुव क्या होता है? ये शरद विषुव कब आता है? ये आता है 21 मार्च और वो आता है 23 सितंबर। कब होता है? 23 सितंबर को होता है प्रतिवर्ष, 23 सितंबर को होता है। और इसी दिन दोनों विषुवत रेखा में, इसी दिन भी क्या होता है? इसी दिन विषुवत रेखा पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अब जो यहाँ है ये विषुवत रेखा पर क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। तो दोनों गोलार्धों में दिन रात यहाँ पर भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसीलिए इसे शरद विषुव कहा जाता है। और शरद विषुव की जो दिनांक पूछा जाए तो 23 सितंबर और इसका कौन सा? 21 मार्च। और विषुव का अर्थ क्या होता है? दिन रात का बराबर होना। उपसौर और अपसौर। उप यानी क्या होता है? उप यानी होता पास, ऊपर यानी पास। अप यानी क्या होता है? दूर।
मतलब एक दूसरे के पास आते हैं तो उप होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होता है, अप होता है। अब देखो हमारा जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारी क्या लगा रही, पृथ्वी चक्कर लगाती है। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब चक्कर लगाते लगाते सूर्य से और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी है कितनी है, 151 मिलियन किलोमीटर। कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी औसत दूरी, 150 मिलियन किलोमीटर औसत दूरी है सूर्य और पृथ्वी की। लेकिन जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाते 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 एक कंडीशन में सबसे नजदीक आ जाती है, और नजदीक जब आती है तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और ये स्थिति आती है 3 जनवरी के दिन। कब आती है प्रतिवर्ष, 3 जनवरी के दिन आती है। तो इस दिन को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। उपसौर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी के दिन बनती है। और इस दिन हमारा सूर्य पृथ्वी के सबसे क्या रहता है, सबसे नजदीक रहता है। हमारा सूर्य पृथ्वी के सबसे क्या रहता है, नजदीक रहता है। इसे उपसौर कहते हैं। अब है अपसौर। अपसौर की जो कंडीशन बनती है कब बनती है, ये बनती है 4 जुलाई के समय। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी सबसे दूर चली जाती है। कितनी, सबसे दूर चली जाती है, और इनके बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 152 मिलियन किलोमीटर। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपसौर कहते हैं। और ये कंडीशन कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। तो ध्यान रखना, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। 147 मिलियन किलोमीटर सबसे नजदीक, 152 किलोमीटर सबसे दूर, और औसत 150 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। तो ये हमारा पृथ्वी का था उपसौर और अपसौर। नेक्स्ट है आपका एनाथ। क्या है, एनाथ। एनाथ, एनाथ का मतलब क्या होता है कि सूर्य की किरणों का एक निश्चित एक दिशा में, जैसे उत्तरी एक गोलार्ध से अंतिम छोर तक जाकर वापस दूसरे गोलार्ध की तरफ शिफ्ट होने लगती है, तो उससे एनाथ कहते हैं। एनाथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरणें इस गोलार्ध में कितनी तक जाएगी अंतिम, ये हो गया हमारा, और इस गोलार्ध में कितनी तक जाएगी, तो ये एक लिमिट होगी। तो ये एनाथ 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक है आपका शीत एनाथ, शीत एनाथ, और दूसरा आपका ग्रीष्म एनाथ। शीत एनाथ और ग्रीष्म एनाथ। अब देखो मैं बात करूं शीत एनाथ की, तो शीत एनाथ कब आता है, यह आता है 22 दिसंबर के दिन। कब आता है, 22 दिसंबर के दिन आता है। अब 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन ये हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी ध्रुव पर झुकी हुई है, ये 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है, मकर रेखा। अब होता क्या है, दिन कौन सा है, 22 दिसंबर। कौन सा है, 22 दिसंबर। अब जो हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य इस दिन कौन सी रेखा है, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। यानी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर इस दिन सीधी पड़ती हैं, और इसी दिन कौन सा दिन होता है, 22 दिसंबर होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शीत एनाथ कहते हैं। अब मकर रेखा पर सीधी चमकता है, इसके कारण क्या होता है, कारण दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी, नहीं क्या होगा, दिन सबसे बड़ा होगा और दिन सबसे, रात क्या होगी, सबसे छोटी क्या होगी, रात। यानी दक्षिणी गोलार्ध में, जब दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो दिन इस गोलार्ध का क्या होगा, बड़ा होगा, और रात क्या होगी, छोटी होगी।
ये तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? रात बड़ी और दिन छोटा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, और यहां दिन बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। रात क्या होगी? छोटी होगी। तो इस प्रकार का जो ऐनाक बनता उसे कहते हैं शीत ऐनाक। कब बनता है? 22 दिसंबर के दिन, जब सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर पड़ती हैं, और मकर रेखा पर पड़ती हैं तो जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटा। और ये जो प्रतीक है, ये प्रतीक हमारे जो इस दिन का जो ये प्रतीक है, ये नएपन का या मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। और इसी के आधार पर, इसी शीत ऐनाक के आधार पर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार मनाते हैं? मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। और सूर्य की पूजा की जाती है, और तिल कूटे का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। इसे कहते हैं शीत ऐनाक। क्या बोलते हैं इसे? शीत ऐनाक बोलते हैं। अब आपका आता है ग्रीष्म ऐनाक। कौन सा आता है? ग्रीष्म ऐनाक आता है। जो ग्रीष्म अब कब होता है? ये होता है 21 जून के दिन। कब होता है? 21 जून के दिन। वही बात है कि शीत ऐनाक में ये हमारा पृथ्वी है, और ये ध्रुव पर झुकी हुई है, और ये हमारा सूर्य। अब ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और ये कौन सी है? मकर रेखा। अब इस दिन सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? कर्क रेखा पर। क्या होती है? कारण है इसका सूर्य की किरणों का कर्क रेखा पर सीधी पड़ना। अब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन सबसे बड़ा होगा। दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा, और रात क्या होगी? सबसे छोटी होगी। किस दिन की बात है ये? 21 जून के दिन है। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और इसके अपोजिट, विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रातें बड़ी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ग्रीष्म ऐनाक, और ये होता 21 जून के दिन। कब होता है? 21 जून के दिन